हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह। तो दोस्तों आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 सब्जेक्ट को। तो इस सब्जेक्ट का जो लास्ट क्लास हुआ था वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। एंड जो आखिरी टॉपिक डिस्कस किए थे वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस क्लास से हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज क्या बात करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं। कहाँ पे हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़े हैं? अप्लाइड केमिस्ट्री में। जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट था वहाँ पे हम लोगों ने एक बॉन्ड डिस्कस किया था, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के अंडर में हम लोगों ने इस कंसेप्ट को सीखा है, बॉन्ड पोलरिटी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड पोलरिटी क्या होता है, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। तो वहाँ पे हम लोगों ने इसका कंसेप्ट अच्छी तरह से समझे हैं। ओके, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, जैसा वहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे है। तो चलो फिर से समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? ओके, तो देखो, अब सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, एक पॉइंट चार्ज दैट इज माइनस क्यू। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज क्या है? माइनस क्यू। एंड इसी के जैसा सेम पॉइंट चार्ज लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे? 2a डिस्टेंस पे लेता हूँ। एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है 2a। तो इस डिस्टेंस से यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज लेता हूँ, सेम पॉइंट चार्ज, लेकिन उसका जो चार्ज रहेगा वो होगा पॉजिटिव। चार्ज का जो नेचर रहेगा वो होगा पॉजिटिव। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो पॉइंट चार्ज है जो कि इक्वल है। दो पॉइंट चार्ज है जो कि इक्वल है, लेकिन उसका नेचर क्या है? ऑपोजिट नेचर का है। ओके, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। एंड उन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइपोल। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? दिस इज नोन एज डाइपोल। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ओके, क्योंकि चार्ज की बात आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी की बात आ रहा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक हो गया। एंड डाइपोल बोले तो दो पोल। तो आप लोगों को यहाँ पे दो पोल देखने को मिल रहा है। एक तो ये पोल हो गया, दिस इज द अनदर पोल। ठीक है, ये दो पोल हो गया तो डाइपोल। एंड क्योंकि चार्ज की बात हो रहा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इस तरह के सिस्टम आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? बॉन्ड में, मोलिक्यूल्स में। ठीक है, मोलिक्यूल्स में। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात करूँ मैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। मोलिक्यूल्स जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, पानी। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक है, जैसे कि एमोनिया हो गया। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल काफ़ी है। ठीक है, एक तो वाटर हो गया, दूसरा हो गया आपका एमोनिया। तो वाटर में डाइपोल कैसे प्रेजेंट होता है वो देख लेते हैं। देखो, वाटर का जो सिंबल है, स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह से होता है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। एंड ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन जो है एक दूसरा बॉन्ड बनाता है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है पता है आपको? कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होगा ये यहाँ से अपने जो लास्ट ऑर्बिट है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, एंड वैसे ही हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दोनों मिलके शेयर करा तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे बीच में दो इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों ही एटम इक्वली यूज़ करेगा। ठीक है, इक्वली यूज़ करेगा। अब इक्वली क्यों यूज़ करेगा? क्योंकि हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का एक टेंडेंसी होता है कि वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल बोले तो जो नोबल गैस है, ठीक है, जो निष्क्रिय गैसेस होते हैं उसके जैसा स्ट्रक्चर पाना चाहता है। तो ऑक्सीजन जो है वो अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। एंड वैसे ही हाइड्रोजन जो है अपने लास्ट ऑर्बिट में, जो कि इसका एक ही ऑर्बिट होता है, उसमें मैक्सिमम वो क्या 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो हाइड्रोजन चाहेगा
कि उसके ऑर्बिट में वो 2 इलेक्ट्रॉन रखे, एंड ऑक्सीजन चाहेगा उसके ऑर्बिट में वो 8 इलेक्ट्रॉन रखे। तो अगर हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा तो उसके ऑर्बिट में कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, एंड ऑक्सीजन अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है तो उसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चला आता है। ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चला आएगा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, तो दोनों ही स्टेबल हो गया। तो इसी तरह से वो एक बॉन्ड में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन देखो, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं डायपोल के बारे में। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड तो हुआ, यहाँ पे डायपोल कैसे आता है? तो डायपोल का कंसेप्ट समझते हैं। देखो चलो, मैं इधर ऑक्सीजन लेता हूँ, इधर हाइड्रोजन लेता हूँ, इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों? इन दोनों के बीच में है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एंड ये कोवैलेंट बॉन्ड को हटा के अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको हाइड्रोजन भी यूज़ करेगा, ऑक्सीजन भी यूज़ करेगा। ठीक है, दोनों इक्वली यूज़ करेगा, लेकिन उतना इक्वली नहीं यूज़ कर पाएगा। क्योंकि देखो, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ को, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है वो हाइड्रोजन की, वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, खींच तो ये भी रहा है, लेकिन इसका ताकत ज़्यादा है, ये अपनी तरफ इसको खिसका लेगा। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जोड़ है वो थोड़ा खिसक के किधर आ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसको बहुत ही जोर से खींच रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ खिसक गया है एंड हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर हो गया है। तो दूर होने की वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन जोड़ इधर अगर आ गया है तो यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा एंड ये ऑक्सीजन स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा। दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन नेचर जो है वो अलग रहेगा। ठीक है, नेचर जो है वो ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड इन दोनों के बीच में फासला है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? एक छोटा सा डिस्टेंस है, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये क्या हुआ? इसके साथ इसको कंपेयर करो, सेम हुआ कि नहीं? बिल्कुल सेम हुआ। यहाँ पे भी 2 पॉइंट चार्ज थे, यहाँ पे भी 2 स्मॉल पॉइंट चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे भी स्मॉल डिस्टेंस था, यहाँ पे भी स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं दोस्तों, वो मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट होते हैं। NH3 की बात करो तो वहाँ पे भी सेम है। NH3 में क्या होता है? ऐसे नाइट्रोजन के साथ 3 ऐसे हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, एंड सेम केस वहाँ पे भी आता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, ओके, एंड ये यहाँ पे हो गया एक इलेक्ट्रिक डायपोल, इधर भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, इधर भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल रहेगा। ओके, ठीक है ना। चलो, तो ये था कंसेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिखाता हूँ सभी का डेफिनेशन, तो इसका भी डेफिनेशन लिखेंगे। डायपोल समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा, अभी इसका डेफिनेशन भी लिख लो। डेफिनेशन कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल इलेक्ट्रिक डायपोल is a pair of equal and opposite point charges separated by a small डिस्टेंस। ठीक है, सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल के जगह पे आप अगर वेरी स्मॉल लगा देते हैं तो और भी अच्छा, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके,
एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डाइपोल are present in covalent compounds, ठीक है, covalent compounds like H2O, NH3, CCl4, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परमानेंटली कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो दिस आर द एग्जांपल्स। ओके दोस्तों, चलो अब हम लोग बात करते हैं डाइपोल्ड फील्ड के बारे में। व्हाट इज डाइपोल्ड फील्ड? डाइपोल्ड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़े हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा, ऐसा एक आपका स्पेस होगा जिसके अंदर उस चार्ज का इफेक्ट रहेगा, ठीक है, उस चार्ज का प्रभाव रहेगा। तो वैसे ही अगर एक डाइपोल है, ठीक है, अगर ये एक डाइपोल है, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो पोल है, दो पॉइंट चार्जेस है, तो इसके वजह से भी एक फील्ड जो है जनरेट होगा, ठीक है, एक फील्ड जो है डेवलप होगा। तो उस फील्ड को हम लोग कहते हैं क्या? आपका डाइपोल्ड फील्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है तो फील्ड तो आएगा ही ना। तो इस डाइपोल के वजह से एक फील्ड आएगा ऐसा, जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल्ड फील्ड। अब वो फील्ड कैसा रहेगा? वो फील्ड आपका होता है सिलिंड्रिकल टाइप, सिलेंडर जैसा, सिमेट्रिक सिलेंडर जैसा होगा, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो इसकी चारों ओर एक ऐसा एरिया रहेगा, ठीक है, एंड ये ऐसे कुछ ऐसे जो है ये जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ लाइक सिलेंडर, ठीक है, दिस इज़ लाइक सिलेंडर। ओके, तो ये सिमेट्रिक सिलिंड्रिकल जैसा इसका शेप रहेगा इस डाइपोल्ड फील्ड का, ठीक है। ओके, चलो तो आप लोग डाइपोल्ड फील्ड का जो है लिख लीजिए डेफिनेशन फटाफट से। The electric field produced due to electric dipole is called dipole field, ठीक है, इज कॉल्ड डाइपोल्ड फील्ड। द डाइपोल फील्ड हैज अ सिलिंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है। तो डाइपोल फील्ड का क्या रहता है? सिलिंड्रिकल सिमेट्री रहता है। ओके, तो चलो अभी इतना अगर आप लोगों ने लिख लिए हैं तो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? हम लोग बात करेंगे क्या? डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है दोस्तों? जैसे देखो हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, डाइपोल फील्ड के बारे में। तो ये जो डाइपोल फील्ड है इसका स्ट्रेंथ कितना है, इसका ताकत कितना है, ये कितना ताकतवर है, ठीक है। तो डाइपोल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके सहारे हम लोग क्या बताते हैं कि डाइपोल फील्ड का
स्ट्रेंथ कितना है, एक डायपोल फील्ड का ताकत कितना है, वो बताने के लिए हम लोगों ने इस फिजिकल क्वांटिटी को, इस भौतिक राशि को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फील्ड we use a physical quantity that is dipole मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट के सारे हम लोग डायपोल फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट है किसके बीच, जो चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है उसका किसी एक का वैल्यू ले लो एंड उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा डायपोल मोमेंट। एंड डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी होता है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो, तो डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of any one charge, and the distance between the charges। ठीक है, अगर देखो दो चार्ज है यहाँ पे, दो पॉइंट चार्ज, एक तो पॉजिटिव क्यू एंड दूसरा है नेगेटिव क्यू। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में अगर 2a डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मान लेते हैं 2a, तो जो डायपोल मोमेंट होगा उसको हम लोग p से लिखते हैं। ओके, तो ये क्या होगा दोस्तों, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होगा जो कि है q एंड उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, डिस्टेंस से। ठीक है, 2a, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट। ठीक है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ये आएगा p इजिकल टू क्यू इंटू 2a। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे तो p इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, q इंटू 2a एंड ये p का यूनिट वेक्टर, p का ये यूनिट वेक्टर, सॉरी यहाँ पे p का होगा कैप एंड इधर होगा एरो। ठीक है, तो ये p जो कैप है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन को बताना। ठीक है, एक दिशा बताना। तो ये यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हो गया, ये डायपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्म एंड ये है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये जो p का डायरेक्शन होता है, ये जो p है दोस्तों, इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। द डायरेक्शन of dipole moment is from negative to positive charge। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, एंड अगर इसका यूनिट की बात करूँ, यूनिट क्या होगा दोस्तों, यूनिट बोलो, यूनिट क्या होगा, ये क्या है, अगर ऐसा यूनिट की बात करूँ, ऐसा यूनिट डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा बोलो, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब। ठीक है, एंड ये है आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, तो ये हो गया मीटर, कूलम्ब मीटर cm। ओके, कूलम्ब मीटर cm। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डायपोल्स होते हैं, डायपोल्स ये आपका मोलिक्यूल्स में कॉमन होता है। ठीक है, मोलिक्यूल्स में, ज़्यादातर मोलिक्यूल्स में डायपोल्स मिलता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको H2O मतलब पानी, देन उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
एसिटिक एसिड, इथानॉल, तो इन सभी में क्या होता है, कॉमन होता है, डाइपोल मोमेंट रहेगा ही रहेगा, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल रहता ही है। ओके, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल, आइडियल डाइपोल एंड पॉइंट डाइपोल। आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल क्या है दोस्तों, देखो डाइपोल ये होगा हमारा Q एंड दिस इज नेगेटिव Q, ये अगर 2A है। ओके, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम लोग ये जो पॉइंट चार्ज है इसका वैल्यू हम लोग इंक्रीज कराए, चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चार्ज का वैल्यू अब जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इधर भी ये बढ़ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है अब ये क्या करेगा, ये डिस्टेंस जो है दोस्तों ये क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। जितना चार्ज ज़्यादा होगा धीरे धीरे ये जो डिस्टेंस है वो कमता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, ये डिस्टेंस कमता जाएगा, क्योंकि इसके पास पावर आ रहा है ना, ठीक है, इसके पास ज़्यादा ताकत आ रहा है, तो ये एक दूसरे को ज़्यादा खींचेगा, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये धीरे धीरे कमता जाएगा। तो एक ऐसा सिचुएशन आया कि मान लेते हैं Q बढ़ते बढ़ते एकदम इन्फिनिटी तक चला गया, एंड उससे क्या होगा, ये जो 2A है, ठीक है, ये जो 2A है वो कमते कमते एकदम वैनिश हो गया, ठीक है, वो कमते कमते वैनिश हो गया, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस हमारा जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा Q इंटू 2A, ठीक है, ओके 2A। तो ये हमारा एक टाइम पे इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि Q को हम लोगों ने इन्फिनिटी मान लिए हैं, बढ़ते 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 इतना ज़्यादा हो गया है कि ये इन्फिनिटी चला गया है। इन्फिनिटी इंटू समथिंग इजिकल टू क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है, ठीक है, इन्फिनिटी इंटू समथिंग इजिकल टू इन्फिनिटी होता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं क्या, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं आइडियल डाइपोल, ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। ओके, ठीक है। दिस सिचुएशन where charge is too large, जैसे कि इसको इन्फिनिटी मान लिया, चलो too large, and the distance becomes too small, okay, in that case P is equal to Q into 2A becomes infinity, ठीक है। such a condition is referred as ideal dipole, ठीक है। इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, आइडियल डाइपोल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आइडियल डाइपोल हो गया। अभी अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल की बात करूँ तो जो मैटर का जो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना होता है, ठीक है, मैटर का, किसी भी मैटर की बात करूँ, किसी की पदार्थ की भी बात करूँ मैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो घटनाएं होते हैं, जो फेनोमेना होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, उसको समझने के लिए हमें डाइपोल मोमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही है एक्चुअली डाइपोल मोमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि मैटर का जो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना होते हैं मैटर के अंदर, उसको अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए हमें डाइपोल का कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल।
ठीक है। चलो, तो अभी ये डायपोल का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है ऑलरेडी। तो आई थिंक ये फ्लक्स का कंसेप्ट समझने में उतना दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों, हम लोगों ने इसी चैप्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किए हैं कि कैसे एक चार्ज से दूसरा चार्ज तक अगर ये फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, ये फील्ड अगर जनरेट होगा तो कैसे ये फील्ड काम करता है। कुछ इस तरह से बहुत सारे लाइन जो है ऐसे पास होता रहता है। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इन सभी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एंड इसी लाइन के थ्रू हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो फोर्स काम कर रहा है इसी लाइन के बराबर काम कर रहा है, इसी लाइन की वजह से काम कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स दैट, जो क्या करता है, किसी एक क्रॉस सेक्शन को 90 डिग्री एंगल पे पार करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे कि छोटा सा मैं एरिया लेता हूँ, ठीक है, दिस इज छोटा सा एरिया, एंड इसके थ्रू ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पार हो रहा है। ठीक है, इस एरिया के थ्रू इतने सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पास हो रहा है। तो जितना पास हो रहा है, जितना नंबर ऑफ लाइन पास हो रहा है एक यूनिट एरिया से, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक एरिया के थ्रू कितने लाइंस ऑफ फोर्स पार हो रहा है, वही है फ्लक्स। ओके, चलो, तो इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside an electric field, that held inside an electric field is the measure of the total, is the measure of the total number of lines, total number of electric lines of force electric lines of force passing normally through that area. एरिया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये जो फ्लक्स का डेफिनेशन सर आपने लिखा है ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। तो हाँ, क्योंकि मैंने सारे बात जो है एक ही डेफिनेशन में बोल दिए हैं, इसलिए ये जो डेफिनेशन है थोड़ा सा लंबा लग रहा है। लेकिन अगर इस डेफिनेशन का मतलब आप लोग समझेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान जाएंगे। जैसे कि देखो, एक ये है पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से उसके चारों ओर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। सपोज हम लोग मान लेते हैं ये है पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव क्यू,
तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इन्फिनिटी से इसकी तरफ आएगा, ऐसे 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 इसकी तरफ आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने ऐसे ऐसे पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे वो जो है इसमें आएगा। ये कहाँ से आ रहा है? नेगेटिव से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। चारों ओर से ऐसे आएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग क्या रखते हैं, एक एरिया रख देते हैं, एक छोटा सा सरफेस रख देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐसे एक सरफेस रख दिया इधर, ठीक है। फील्ड में हम लोगों ने एक ऐसे सरफेस को जो है ऐसे रख दिया। ये मेरे हाथ को मैं एक सरफेस मान लेता हूँ, दिस इज एन प्लेन एरिया, इसको मैंने ऐसे रख दिया। तो इसके थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं, इसके थ्रू भी क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि ये जो एरिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं, इसके थ्रू नॉर्मली बोले तो 90 डिग्री एंगल पे कितने लाइंस ऑफ फोर्स पार हो रहा है, वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 लाइन ऑफ फोर्स पार हो रहा है, ठीक है। तीनों के तीनों अगर मान लेते हैं 90 डिग्री एंगल पे पार हो रहा है, तो ये इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इस फील्ड का वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3, ठीक है। ओके, क्योंकि 3 नंबर ऑफ जो लाइन है पार हो रहा है नॉर्मली, ठीक है ना। फ्लक्स समझ में आया? फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को लिखना है नॉर्मली, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे पार होना है। अगर क्रॉस सेक्शन पे पार होता है, अगर थोड़ा सा इंक्लाइन पार होता है, तो उस केस में हम लोग सारे लाइंस को नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। अभी आगे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। ओके, चलो, तो मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक सरफेस ले रहा हूँ। ये जो सरफेस है ऐसे ले रहा हूँ, एंड सरफेस के थ्रू कुछ लाइंस जो है ऐसे पास हो रहा है, ऐसे जो है पास हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे जो है पास हो रहा है, एंड इस सरफेस को मैं मान लेता हूँ दिस इज द एस, ठीक है। एंड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इंटेंसिटी है ये ई, ओके, ये है ई। तो इन दैट केस जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? जो फ्लक्स होगा थीटा ई, ठीक है। थीटा ई इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? ई इंटू एस, ठीक है, ई इंटू एस, दिस इज द फ्लक्स, ओके। जो सरफेस एरिया है इंटू जो फील्ड इंटेंसिटी है, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे केस ऐसा आ रहा है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी 90 डिग्री एंगल पे ना होके वो थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे एंगल करके निकल रहा है, ठीक है। अगर 90 डिग्री एंगल पे निकलता तो ऐसे निकलता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक एंगल बन रहा है, इंक्लाइनेशन, ठीक है, इंक्लाइनेशन जो कि है थीटा, एंड ये है आपका एस। तो 90 डिग्री एंगल पे जाता तो ऐसे जाता, लेकिन वो जा रहा है एक एंगल से, थीटा एंगल से। तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इसके केस में हमें जो ये ई है, ई का ये वाला वैल्यू निकालना है। तो ये अगर थीटा है तो इसका जो ये होगा, तो ये होगा आपका ई कॉस थीटा, ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा? ई कॉस थीटा इंटू क्या निकलेगा? एस, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे ई एस कॉस थीटा, तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के साथ थोड़ा सा एंगल करके है, तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा ई एस कॉस थीटा। अगर 90 डिग्री एंगल पे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, नॉर्मली जा रहा है, तो इन दैट केस हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो थीटा ई इज इक्वल टू ई इंटू एस। ओके दोस्तों, समझ में आया चीज़ें? चलो, अगर हम लोग ऐसे नॉन यूनिफॉर्म सरफेस को लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस बोले तो सरफेस जो है हमारा कुछ ऐसा है, ओके। इसके थ्रू ऐसे लाइन जो है पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रहा है,
ऐसे पास हो रहा है। तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? सरफेस तो जो है, सरफेस तो आपका नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है ना, सरफेस ऑलवेज ऐसा यूनिफॉर्म होगा ऐसा तो कोई बात नहीं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो इन दैट केस हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे इसका, क्या करेंगे कि हम लोग इस केस में एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये छोटा सा एरिया, इसके थ्रू कितना पास हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये छोटा सा जो एरिया है दिस इज डेल्टा एस, एंड जो फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है ई। तो इसका अगर हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, इंटीग्रल कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या, हमें मिल जाता है फ्लक्स। ओके, अगर सरफेस जो है नॉन यूनिफॉर्म है तो ये वाला केस, ठीक है। अगर सरफेस हमारा यूनिफॉर्म है लेकिन फील्ड इंटेंसिटी इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा एंगल करके है, तो इन दैट केस हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। एंड अगर सरफेस भी हमारा प्लेन है एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री एंगल पे जा रहा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलो एक और आखिरी टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इसका यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? ई का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों? न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम्ब। एंड ये सरफेस है तो ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ एस। तो यूनिट ऑफ ई क्या है? न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर का स्क्वायर। सरफेस का यूनिट क्या है? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? हमारे पास क्या आ गया बोलो? हमारे पास अल्टीमेटली ऐसा यूनिट जो है, इसका ऐसा यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है। ओके, अगर इसका ऑल्टरनेटिव या फिर इक्विवेलेंट की बात करूँ, इक्विवेलेंट यूनिट की बात करूँ, तो ई का जो यूनिट होता है, इक्विवेलेंट यूनिट, वो होता है आपका वोल्टेज पर मीटर, ठीक है, वोल्टेज पर मीटर। ओके, चलो इधर लिख देता हूँ इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ थीटा। तो ये होता है वोल्टेज पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? वोल्टेज मीटर, ठीक है, वोल्टेज मीटर। तो दिस इज द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके दोस्तों, फ्लक्स के बारे में बस इतना ही जानना है हमें। बाकी फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आता है तो फॉर्मूला बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमारा आज का क्लास है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो गाउस थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन उसके बाद कैपेसिटेंस पे चले जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और भी 2 छोटे छोटे चैप्टर है जिसको हमें कंप्लीट करना है, तभी जाके हम लोग नेक्स्ट यूनिट में जा पाएंगे। ओके, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना। ओके, थैंक यू वेरी मच।